नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास का जो है आपका सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा, जो कि आपका एनसीईआरटी का सार संग्रह है। और ये आपका संक्षिप्त इतिहास है। इसमें आपको महर्षि वर्मा की किताब है और इसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो आपका है आधुनिक इतिहास और आपका विश्व का इतिहास जो भी है आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 देखिए हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो ये आपका प्राचीन इतिहास है। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहला चैप्टर है आपका ऐतिहासिक स्रोत। तो हमारा जो है जो भी सोर्सेस वगैरह है इतिहास को खोजने का, ठीक है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, तो उसको हम यहाँ चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। तो आपका जो महर्षि वर्मा की किताब है उसमें सबसे पहला चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। हमारा पुरातात्विक स्रोत कैसा है। तो किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों एवं व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों, मॉन्ड्स की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों का अवशेष विद्यमान होता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। तो टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी वस्तुओं के अवशेष विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर तो वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातात्विक विज्ञान, आर्कियोलॉजी कहलाता है। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिसकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। तो पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिली है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृद भांड उपयोग करते थे और किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का उपभोग करते थे और किस प्रकार के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। तो उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में जानकारी मिली है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे और उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृद भांड उपयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का उपभोग करते थे और किस प्रकार के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा उसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर तगड़े बड़े बड़े पत्थर जो है खड़े कर दिए जाते थे। तो ऐसे स्मारकों को महापाषाण, मेगालिथ कहते थे। तो दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। और ऐसे स्मारकों को महापाषाण, मेगालिथ कहते हैं। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान
C14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। तो किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 C14 कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तु में विद्यमान होते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। और रेडियो कार्बन या कार्बन 14 C14 कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चल रहा है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता परागो पॉलन के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। तो पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता परागो पॉलन के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं उनके अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता लगाया जाता है। तो पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिक्के के बारे में। तो सिक्कों के एक मिनट तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को जो हम मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। और प्राचीन काल में अधिकांश मुहरे धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। और प्राचीन काल में अधिकांश मुहरे धातुओं की बनाई जाती थी। और जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में चांदी, तांबे, सोने और शीशे की सिक्के के सांचे मिले हैं। और इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात इस ईसा की आरंभिक 3 शताब्दी से संबंधित है। तो भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्कों के सांचे मिले हैं। और इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। भारत में मिले आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, और परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित मिलती है। तो भारत में मिले आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम पर तिथियां अंकित मिलती है। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। तो सिक्कों पर लेख और एवं तिथियां जो है उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। तो सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था, इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था, इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, प्रोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं। तो भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, प्रोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, प्रोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित है। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए हैं। तो गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण शासकों ने प्रचलित किए हैं। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के जो है सिक्के जारी किए थे। अब हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तो अभिलेख आपका क्या है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन वगैरह।
तो अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो अभिलेख जो है आपके सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसका अध्ययन को पूरा लेखा शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। तो अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसके अध्ययन को पूरा लेखा शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त हुए हैं और इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तो भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त हुआ और इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ठीक है। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिखित शास्त्र पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टान और ताम पत्रों पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिरों की दीवारों, ईंट व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। तो अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्र पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिरों की दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। तो आरंभिक अभिलेख आपके प्राकृत भाषा में है तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी तथा 4री-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। तो आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है तथा ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी तथा 4री-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा था। आगे पढ़ते हैं। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? तो आपके प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं साहित्यिक साक्ष्य है, ठीक है, विदेशी यात्रा विवरण है और पुरातात्विक साक्ष्य है। तो आपके प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं तो साहित्यिक साक्ष्य है, विदेशी यात्रा विवरण है और आपका पुरातात्विक साक्ष्य है। तो आपका पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख मिलेंगे, ठीक है, आपका मुद्राएं मिलेंगी, स्मारक है, स्मारक भवन और मूर्तिकलाएं, चित्रकला। ठीक है। तो आपका पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या है? तो अभिलेख है, मुद्राएं हैं, स्मारक है और आपका मूर्तियां, चित्रकला है। ठीक है। साहित्यिक साक्ष्य आपका धार्मिक साहित्य है। तो साहित्यिक साक्ष्य में आपका धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है। तो आपका धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य है और लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और कल्प साहित्य ग्रंथ मिलते हैं। तो लौकिक साहित्य में क्या मिलते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं, जीवनी ग्रंथ मिलते हैं और गल्प साहित्य ग्रंथ मिलते हैं। धार्मिक साहित्य में आपका ब्राह्मण साहित्य है। तो इसमें आपको वेद जो कि ज्ञान है, उपनिषद समीप बैठना होता है, इसका मतलब आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। ठीक है। तो आपका ब्राह्मण साहित्य जो है इसमें आपका वेद जो है वेद है मिलता है, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत। और ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है। तो आपका ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ है और आपका जैन ग्रंथ है। ठीक है। विदेशी यात्रा विवरण। तो विदेशी यात्रा विवरण जो है आपका उसमें जो है यूनानी रोमन लेख, चीनी लेख। तो आपका यूनानी रोमन लेख में कौन कौन आता है? तो टेसियस जो ईरान का यात्री था, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, और सिकंदर के साथ आने वाला विद्वान जैसे कि आपका निराकस, अन्य सिरकिटिस और एरिस्टोबुलस। तो ठीक है। तो आपका जो है यूनानी रोमन लेखक तो टेसियस ईरान से, हेरोडोटस इतिहास के पिता से कहा जाता है, सिकंदर के साथ आने वाला विद्वान निराकस, अन्य सिरकिटिस और एरिस्टोबुलस। मेगास्थनी जो है इंडिका के लेखक है और मेगास्थनी इंडिका के लेखक है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के थे। तो मेगास्थनी जो इंडिका के लेखक है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के थे। डायमेकस बिंदुसार के समय थे। तो आपका जो है डायमेकस आपका बिंदुसार और डायनोसियस। तो डायनोसियस अशोक के समय में, डायनोसोर अशोक और आपका डायमेकस आपका बिंदुसार। ठीक है। और टॉलमी जो है ज्योग्राफिक के लेखक थे। ठीक है। ये प्लिनी जो थे आपके नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक थे। प्लिनी आपके नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक थे। चीनी लेखक जो आपके भारत यात्रा पर आए थे तो उनका नाम फाहियान, सुंगयुन, हेनसांग और इल्सिंग थे। तो फाहियान, सुंगयुन, हेनसांग और इल्सिंग थे। अरबी लेखक तो आपका सुलेमान है। अरबी लेखक सुलेमान अल मसूदी अल बरूनी जिन्हें तहकीक हिंद के लेखक। ठीक है। तो अल बरूनी आपका तहकीक हिंद के लेखक थे। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में थे। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में थे। ठीक है। तो अरबी लेखक में आपका सुलेमान का नाम आता है, अल मसूदी का था, अल बरूनी जिसने तहकीक हिंद के लिखा था और मोहम्मद इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक है। तो ये आपके जो है विदेशी यात्री थे। ठीक है। जिन्होंने और जिसमें आपका यूनानी रोमन लेखक थे, चीनी लेखक थे और अरबी लेखक थे। ठीक है।
अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां जो भी आपका इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें जो भी लिपियां लिखी गई है, तो आपका एक आपका ब्राह्मी लिपि है, एक आपका खरोष्टी लिपि है, और कहीं कहीं पर आपका यूनानी एवं अरमाइक लिपि मिली है। तो 3 तरह की लिपि आपको मिली है प्राचीन इतिहास का स्रोत में, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के अधिकतर अभिलेख शिलालेख जो है, अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो आपका जो ब्राह्मी लिपि है ये आपका बाएं से दाएं लिखी जाती है, और अशोक के जितने भी अधिकतर शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। खरोष्टी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में मिले हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो आपका दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है। तो अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। यूनानी एवं अरमाइक लिपि, तो यूनानी एवं अरमाइक लिपि जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो आपका जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि, अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। यूनानी एवं अरमाइक लिपि, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं जिनसे उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और अनुशासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। तो मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं जिनसे उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका शक क्षत्रप रुद्र ब्राह्मण के जूनागढ़ अभिलेख से, तो शक क्षत्रप रुद्र ब्राह्मण के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्र ब्राह्मण अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो शक क्षत्रप रुद्र ब्राह्मण के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्र ब्राह्मण अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे प्रमुख अभिलेख व शासक। तो आपका जो भी अभिलेख है वहां का जो है शासक जिसने इसका जो है उसे बनवाया था, ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है आपका जो रिलेटेड है संदर्भ है वो कलिंग नरेश खारवेल से संदर्भित है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री से, जूनागढ़ अभिलेख रुद्ररामन से, प्रयाग स्तंभ अभिलेख आपका समुद्रगुप्त से, ठीक है। तो हाथी गुम्फा कलिंग नरेश खारवेल, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री, जूनागढ़ अभिलेख रुद्ररामन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख आपका समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय से, तो देवपाड़ा बंगाल शासक विजय से, बेतरी व जूनागढ़ अभिलेख सस्कंदगुप्त, ठीक है। तो बेतरी व जूनागढ़ अभिलेख सस्कंदगुप्त। तो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो आपका है कलिंग नरेश खारवेल, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, नासिक अभिलेख आपका गौतमी बालश्री, जूनागढ़ अभिलेख रुद्ररामन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, मंदसौर आपका मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, बेतरी व जूनागढ़ अभिलेख तो आपका नस्कानगुप्त। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख, तो भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो भारत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय व विजित राजाओं के साथ उसकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजय व विजित राजाओं के साथ उसकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। तो मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं और ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। तो सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं और ये आपके लगभग आपके 2500 ईसा पूर्व के, ठीक है। तो सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं और ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं, ठीक है।
हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं और ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं और ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं और जिसमें विचारों और वस्तुओं के चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3वीं सदी के अशोक के शिलालेख है। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 में जेम्स प्रिंसप को सफलता मिली जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उच्च पद पर कार्यरत थे। तो सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3वीं सदी के अशोक के शिलालेख है और इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 में जेम्स प्रिंसप को सफलता मिली जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उच्च पद पर कार्यरत थे। अभी हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान। तो आपका जो है पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उसके स्थान कहाँ कहाँ पर है। तो महरौली स्तंभ अभिलेख जो है ये आपका महरौली दिल्ली में है जो कि कुतुब मीनार परिसर के पास में है। तो महरौली स्तंभ लेख जो है महरौली दिल्ली कुतुब मीनार के पास में है और इसका जो है महरौली स्तंभ जो लेख है जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और ये गुप्तकालीन लेख है महरौली स्तंभ लेख। और जो महरौली स्तंभ लेख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका फैक्ट है तो वो यह है क्या। तो यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 एडी के वैष्णव होने बंगा बंगाल विजय तथा सप्त सिंधु के समेत विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध एवं विजय के विवरण प्रदान करता है। मूलतः यह स्तंभ विष्णुपद पहाड़ी संभवतः उदयगिरी मध्य प्रदेश पर स्थापित था जिसे बाद में दिल्ली के किसी शासक द्वारा यहाँ दिल्ली में स्थापित करवाया गया। तो महरौली स्तंभ लेख जो है यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के वैष्णव होने बंगा बंगाल विजय तथा सप्त सिंधु के समीप विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध एवं विजय के विवरण प्रदान करता है। मूलतः यह स्तंभ विष्णुपद पहाड़ी संभवतः उदयगिरी मध्य प्रदेश पर स्थापित था जिसे बाद में दिल्ली के किसी शासक द्वारा जो है दिल्ली में स्थापित करवाया गया। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। तो प्रयाग उत्तर प्रदेश। तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख प्रयाग उत्तर प्रदेश में जो इसका स्थल है और संबंधित आपका जो संबंधित जो राजा थे वो समुद्रगुप्त थे। ये गुप्तकालीन लेख है ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख ये आपका गुप्तकालीन है और संबंधित राजा समुद्रगुप्त थे। और इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ पर अंकित है। तो संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ पर अंकित है जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी में से प्रयाग लाया गया था। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त के वंश परिचय उसकी विजय एवं राज्य विस्तार का वर्णन किया है। तो संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ पर अंकित है जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था और इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त के वंश परिचय उसकी विजय एवं राज्य विस्तार का वर्णन किया गया है ठीक है। बौद्ध स्तंभ लेख। तो भरहुत सतना मध्य प्रदेश में। तो बौद्ध स्तंभ लेख जो है भरहुत सतना मध्य प्रदेश में और इसका जो आपका राजा वासुदेव ठीक है राजा वासुदेव जो है इनके संबंधित राजा थे ठीक है। और ये शुंग काल का लेख है। तो बौद्ध स्तंभ लेख से राजा वासुदेव संबंधित है और ये आपका भरूच सतना मध्य प्रदेश में है और ये शुंग काल का है और इस अभिलेख से शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध स्तंभ लेख जो है इस अभिलेख से शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है ठीक है। नेक्स्ट आपका मथुरा स्तंभ लेख। तो मथुरा स्तंभ लेख आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में है और मथुरा स्तंभ लेख आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और मथुरा स्तंभ लेख आपका गुप्तकालीन है। मथुरा स्तंभ लेख में जो है यह एक प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है और इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है और इसमें माहेश्वर समुदाय के उद्योक्ताचार का भी वर्णन है। तो मथुरा स्तंभ लेख यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है और इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है। इसमें माहेश्वर समुदाय के उद्योक्ताचार का भी वर्णन है ठीक है। नेक्स्ट आपका है गरुड़ स्तंभ लेख हेलिडोरस जिसे हेलिडोरस स्तंभ भी बोलते हैं। तो गरुड़ स्तंभ लेख हेलिडोरस स्तंभ भी बोलते हैं और इसका स्थान जो है वेस्टनगर विदिशा मध्य प्रदेश में है। तो गरुड़ स्तंभ लेख का स्थल जो है वेस्टनगर विदिशा मध्य प्रदेश में है और इससे संबंधित व्यक्ति आपका भागवत हेलिडोरस इंडो ग्रीक शासक एंटिलियाकिड्स का राजदूत भी है ठीक है। तो गरुड़ स्तंभ लेख से तो संबंधित व्यक्ति है भागवत हेलिडोरस इंडो ग्रीक शासक एंटिलियाकिड्स का राजदूत था और गरुड़ स्तंभ लेख का समय जो था शुंग काल का समय में था और गरुड़ स्तंभ लेख से संबंधित जो विषय वस्तु है इसमें दो अभिलेख उत्कीर्ण है।
एक अभिलेख में हेलिडोरस को वासुदेव के अनुयायी बताते हुए उसके द्वारा स्तंभ के निर्माण का वर्णन है, तथा दूसरे अभिलेख में महाभारत के एक श्लोक का अभिलेख है। तो गरुड़ स्तंभ लेख, इसमें 2 अभिलेख उत्कीर्ण है। एक अभिलेख में हेलिडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताते हुए उसके द्वारा स्तंभ के निर्माण का वर्णन है, तथा दूसरे अभिलेख में महाभारत के श्लोक का उल्लेख है। एरन स्तंभ लेख, तो एरन स्तंभ लेख आपका एरन सागर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और एरन स्तंभ लेख आपका समुद्र गुप्त से संबंधित है, और एरन स्तंभ लेख आपका गुप्तकालीन है। और एरन स्तंभ लेख से विषय वस्तु जो है, यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है, और यह विदर्भ शैली में है, और इस पर अंक उत्कीर्ण किए गए हैं। तो एरन स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है, और यह विदर्भी शैली में है, और इस पर अंक उत्कीर्ण किए गए हैं। फिर एक और आपका है एरन स्तंभ लेख, जो कि आपका एरन सागर मध्य प्रदेश में है, और ये आपका एरन स्तंभ लेख दूसरा जो वाला है जो है बुद्ध गुप्त से संबंधित है, और ये भी आपका गुप्तकालीन है। और इसका जो विषय वस्तु है, यह स्तंभ लेख भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। तो एरन स्तंभ लेख जो है, यह स्तंभ लेख भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, तथा इसमें भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ विष्णु एवं धन विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का उल्लेख है, और इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आपका जो एरन स्तंभ लेख है, यह स्तंभ लेख भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, तथा इसमें भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ विष्णु एवं धन विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का उल्लेख है, और इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है। भित्री स्तंभ लेख, जो कि आपका भित्री गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, तो भित्री स्तंभ लेख भित्री गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। भित्री स्तंभ लेख आपका जो है संबंधित राजा स्कंदगुप्त है, और ये आपका गुप्तकालीन लेख है। भित्री स्तंभ लेख गुप्तकालीन लेख है, और इस लेख में स्कंदगुप्त के वंश परिचय, हूनों के आक्रमण तथा स्कंदगुप्त द्वारा उनके दमन का उल्लेख है। तो भित्री स्तंभ लेख, इस लेख में स्कंदगुप्त के वंश परिचय, हूनों के आक्रमण तथा स्कंदगुप्त द्वारा उनके दमन का उल्लेख है। बिहार स्तंभ लेख, तो जो कि आपका बिहार से पटना बिहार में है। बिहार स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। बिहार स्तंभ लेख आपका गुप्तकालीन है। इस स्तंभ पर कोई तिथि अंकित नहीं है। इस पर स्कंदगुप्त तक के गुप्त शासकों तथा कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है। तो बिहार स्तंभ लेख, इस स्तंभ पर कोई तिथि अंकित नहीं है। इस पर स्कंदगुप्त तक के गुप्त शासकों तथा कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है। बिलसड़ स्तंभ लेख, तो बिलसड़ एटा उत्तर प्रदेश में है, और ये आपका कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है, और यह आपका गुप्तकालीन है बिलसड़ स्तंभ लेख। और इस अभिलेख में गुप्त संवत 96 जो है आपका 415 एडी अंकित है, और तथा कुमारगुप्त तक के गुप्त शासकों का उल्लेख है। और इसी अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय मंदिर तथा धर्म संघ के निर्माण का उल्लेख भी है। तो बिलसड़ स्तंभ लेख में क्या है, तो इस अभिलेख में गुप्त संवत 96 415 एडी अंकित है, तथा कुमारगुप्त तक के गुप्त शासकों का उल्लेख है। इस अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय मंदिर तथा धर्म संघ के निर्माण का उल्लेख भी है। नेक्स्ट आपका एरन स्तंभ लेख, एरन जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, जो कि ये आपका जो तीसरा वाला एरन स्तंभ लेख है, ये भानुगुप्त से संबंधित है, और ये आपका गुप्तकालीन है। और इसमें क्या बताया गया है, तो 510 ईस्वी के इस अभिलेख में भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है, तथा हूनों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसके मित्र गोपराज की मिथु तथा उसके बाद गोपराज की पत्नी की सती होने का उल्लेख है। तो एरन स्तंभ लेख 510 ईस्वी के इस अभिलेख में भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है, तथा हूनों को विरुद्ध युद्ध करते हुए उसके मित्र गोपराज की मृत्यु तथा उसके पश्चात गोपराज की पत्नी की सती होने का उल्लेख है। तालगुंडा स्तंभ लेख, तालगुंडा स्तंभ लेख शिमोगा मैसूर कर्नाटक में। तो तालगुंडा स्तंभ लेख शिमोगा मैसूर कर्नाटक में, और ये आपका जो है संबंधित शांति वर्मन मयूर शर्मन से है, और इसका जो आपका जो है तालगुंडा स्तंभ लेख गुप्तकालीन है। और यह स्तंभ लेख दक्षिण में कदमों के इतिहास के अध्ययन को महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसमें कदम शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख है। तो तालगुंडा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसमें कदम शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। तो यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियां ईसा की 34 सदी के पहले की नहीं है, तथा यह मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। तो यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान तो 2500 ईसा पूर्व में ही हो गया था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियां ईसा की 34 सदी के पहले की नहीं है, तथा ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई है।
भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी। तो भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी। वेद उपवेद व उनकी विशेषता। तो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और इसका विवरण चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और यजुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और इसका जो संबंध है कला एवं संस्कृत से संबंधित है। अथर्ववेद का जो है उपवेद शिल्प वेद है और अथर्ववेद का जो विवरण आपका संबंधित है भवन निर्माण कला से है। तो ऋग्वेद का चिकित्सा शास्त्र से, यजुर्वेद का युद्ध कला से, सामवेद का कला एवं संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद का भवन निर्माण कला से संबंधित है। ये पांडुलिपियां मिस्र चर्म एवं काष्ठ फालकों पर लिखी गई है। तो ये पांडुलिपियां मिस्र चर्म एवं काष्ठ फालकों पर लिखी गई है। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली है, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर एवं नेपाल से प्राप्त हुई है। तो संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली है, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। ठीक है। तो आपका जो था भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृत भाषा में फैल गई थी। ठीक है। और ये पांडुलिपियां मिस्र एवं काष्ठ फालकों पर लिखी गई है। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली है, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। ठीक है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित है। तो हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। तो ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जा सकता है। ठीक है। तो ऋग्वेद आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यकों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना सकते हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की संस्तुतियां हैं, परंतु बाद के साहित्य में संस्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान है। और उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। तो ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की संस्तुतियां हैं, परंतु बाद के साहित्य में संस्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई थी। तो वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई थी। वेदांग, तो वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों का सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। तो वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों का सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की है। आपका 6 वेदांग है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है। तो आपका शिक्षा क्या है? तो वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु उसका निर्माण हुआ है। तो शिक्षा क्या है? वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के हेतु उसका निर्माण हुआ है। कल्प है वैदिक कर्मकांडों के संपन्न कराने हेतु विधि व नियम है। तो कल्प आपका वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम है। व्याकरण क्या है? तो इसमें नामों एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम है। तो व्याकरण इसमें नामों एवं धातु की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम है। निरुक्त आपका है तो शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और यास्क ने निरुक्त की रचना की है। तो निरुक्त क्या है? शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की है। छंद, वैदिक साहित्य में ज्ञाति, दृष्टुप, जगति, बृहति का प्रयोग किया जाता है। तो छंद आपका जो है वैदिक साहित्य में ज्ञाति, दृष्टुप, जगति, बृहति का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है और इसमें प्रसिद्ध आचार्य लगद मुनि थे। तो इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया, इसके प्रसिद्ध आचार्य लगद मुनि थे। ठीक है। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण आपका जो है पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। ठीक है। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। तो पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। महाभारत, जिसे व्यास की कृति मानी जाती है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक की स्थिति का आभास देता है
और पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे, तथा इसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। तो महाभारत, जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 34,000 सदी तक की स्थिति का आभास देता है। और पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे, तथा इसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या जो है बढ़कर 24,000 हो गई थी। वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं। तो वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए और तदनुसार इस सत्य सहस्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इससे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। तो वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं और तदनुसार यह सत्य सहस्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा है और इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए हैं। वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हो गए। तो लेकिन इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, जिसकी रचना महाभारत के बाद फिर प्रस्तुत होती है। तो वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हो गए और इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई थी और जिसकी रचना महाभारत के बाद प्रतीत हुई होती है। ठीक है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान 100 सूत्रों में दिए गए हैं। तो राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान 100 सूत्रों में दिए गए हैं। जात कर्म तो जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। 100 सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। तो जात कर्म, जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध या आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। 100 सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शूल सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विज्ञान है। तो शूल सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विज्ञान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। तो शूल सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विज्ञान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में बोले गए थे। यह भाषा मगध और अर्थात दक्षिण भारत में बोली जाती है। इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के विषय में ही नहीं, बल्कि उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक शासकों के विषय में भी जानकारी मिलती है। तो इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के विषय में ही नहीं, बल्कि उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक शासकों के विषय में भी जानकारी मिलती है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्मों से पशु के रूप में भी गुजारे थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक के सुदृढ़ निकाय का 10वां भाग है। ये महात्मा बौद्ध के पूर्व जन्म संबंधित कथाएं हैं। ये कथाएं बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उद्यमशीलता अवस्था को दर्शाती है। तो ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्मों से पशु के रूप में भी गुजारे थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक के सुदृढ़ निकाय का 10वां भाग है। ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं। ये कथाएं बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उद्यमशील अवस्था को दर्शाती है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। ठीक है, धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। तो धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है और इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है और यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है और इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। तो कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित है। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते हैं, इसलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। तो कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित है। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या ग्रंथों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसा साहित्यिक सभा को संगम कहते थे, इसलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से विभिन्न प्रकार के हैं और ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। उनके अंतर्गत अनेक कवियों ने मुक्तकों प्रबंध काव्यों की रचना की है जिनमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। तो संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से विभिन्न प्रकार के हैं। यह धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसके अंतर्गत अनेक कवियों ने मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है और जिनमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है तो तोल्काप्पियम, शिल्पादिक्रम और मणिमेखले। तो संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो तोल्काप्पियम, शिल्पादिक्रम और मणिमेखले हैं। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लिखित कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातत्वीय साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। तो संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है और इनमें उल्लिखित कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातत्विक साक्ष्यों से प्रमाणित हुआ है। ठीक है। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीप तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र प्रमुख स्रोत है। तो ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र प्रमुख स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है विदेशी विवरण। तो यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया। तो यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। यूनानी विवरणों में सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई है। तो यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोटस के नाम पर उल्लेख किया है। यूनानी विवरणों में सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उदाहरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उदाहरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उदाहरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचना में आए हैं। ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टोलेमी की ज्योग्राफी। तो यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टोलेमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईस्वी से लेकर 115 ईस्वी के मध्य किसी जो है अज्ञात लेखक ने लिखी थी। ठीक है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य किसी जो है अज्ञात लेखक ने लिखी थी और जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया गया है। तो ठीक है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया गया है। टोलेमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। तो टोलेमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है और प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका
ईसा की पहली सदी की है। तो टॉलमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है तथा यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देता है। ठीक है। कॉस्मोस इंडिका प्लेटस, तो यह यूरोपीय यात्री था जो 535 ईसा पूर्व में भारत आया तथा क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों को मिलता है। तो कॉस्मोस इंडिका प्लेटस यह यूरोपीय यात्री था जो 535 ईसा में इसमें भारत आया था तथा क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारत श्रीलंका को व्यापारिक संबंधों का जो है विवरण मिलता है। सुलेमान यह 9वीं शताब्दी में भारत आया था, जिसने पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया है। तो सुलेमान यह 9वीं शताब्दी में भारत आया था, जिसने पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया था। अल मसूदी यह 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा और इसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा है। तो सुलेमान ने जो है पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दिया है। अल मसूदी यह 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा, उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा है। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी का समकालीन था। तो अल बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी का समकालीन था और इसने तहकीक हिंद किताबुल हिंद, तो तहकीक हिंद या किताबुल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन किया है। तो अल बरूनी जिसे जो मोहम्मद गजनवी का समकालीन था, इसने तहकीक हिंद किताबुल हिंद की रचना की, जिसमें जो है भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन किया है। ठीक है। आगे आपका है चीनी लेखकों का वर्णन। तो चीनी लेखकों का वर्णन क्या है इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका फाहियान आया 399 ईस्वी से लेके 414 ईस्वी तक। तो फाहियान आपका 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक आया है। और रचनाएं इसकी क्या है, तो फोक क्योंकि भारत की तत्कालीन का विवरण राजनीतिक सामाजिक एवं धार्मिक दशाओं में किया गया है। तो फाहियान की रचना है जो फोक क्यों कि भारत की तत्कालीन का विवरण राजनीतिक सामाजिक एवं धार्मिक दशाओं का। ठीक है। तो इसका यात्री विवरण में क्या है फाहियान का, तो फाहियान ने अपनी 15 वर्ष की भारत यात्रा में प्रमुख नगरों, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों का भ्रमण किया, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का उल्लेख नहीं है। द्वारा शासित मध्य देश का विस्तृत वर्णन किया है। इसने गुप्तकालीन दंडाविधान, कृषि उपज पर कर, मध्य देश में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता, धनी व्यक्तियों द्वारा मंदिर, बिहार, निःशुल्क पुण्यशालाओं और औषधालयों के निर्माण की जानकारी दी है। उसने पाटलिपुत्र में स्थित सम्राट अशोक के राजप्रसाद की व्यवस्था से प्रभावित होकर इसे देवानिर्मित बताया है। तो फाहियान ने 15 वर्ष की भारत यात्रा में प्रमुख नगरों, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों का भ्रमण किया। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का उल्लेख नहीं है इसमें किया हुआ है। और उसके द्वारा शासित मध्य देश के विस्तृत वर्णन किया है। और इसमें गुप्तकालीन दंडाविधान, कृषि उपज पर कर, मध्य देश में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता, धनी व्यक्तियों द्वारा मंदिर, बिहार, निःशुल्क पुण्यशालाओं एवं औषधालयों के निर्माण की जानकारी दी है। इसने पाटलिपुत्र में स्थित सम्राट अशोक के राजप्रसाद की भव्यता से प्रभावित होकर इसे देव निर्मित बताया है। सुंगयुन जो है 512 से लेकर 513 ईस्वी में आया था। सुंगयुन इसने बिहार व बंगाल की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। तो सुंगयुन इसने बिहार व बंगाल की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। हेनसांग जो कि 629 से लेकर 645 ईस्वी तक था। हेनसांग सीयू की इसके बाद आया सीयू के पश्चात। ठीक है। तो हेनसांग 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। हेनसांग ने लगभग 16 वर्ष भारत की यात्रा की एवं यहाँ प्रवास किया। तो हेनसांग ने लगभग 16 वर्ष भारत की यात्रा की एवं यहाँ प्रवास किया। उसने विश्व के संसार लेख प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा यहाँ के ज्ञान एवं शिक्षण के उच्च स्तर की प्रशंसा की। उसके यात्रा विवरण में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल, तत्कालीन भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशा का विस्तृत उल्लेख है। उसने कन्नौज हर्ष की राजधानी का वर्णन, हर्ष की दानशीलता, समाज में विभिन्न जातियों, उपजातियों, प्रयाग के एक बड़े समारोह, शायद कुंभ, गंगा जल की पवित्र आदि का वर्णन किया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका इत्सिंग जो कि 671 से लेकर 673 तक भारत में जो है यात्रा किया था और यह प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं के बारे में इसने बताया है। ठीक है। तो इसकी रचनाएं क्या है, तो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इसकी रचनाएं हैं। तो इत्सिंग हेनसांग के चीन लौटने के बाद भारत आया था। उसने बंगाल के ताम्रलिप्ति, वर्तमान ताम्लुक 3 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया तथा बोध गया, नालंदा, वैशाली, कन्नौज,
श्रावस्ती, कपिलवस्तु आदि स्थानों की यात्रा की। अपनी यात्रा वृत्तांत में उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली, हर्षकालीन समाज तथा तत्कालीन भारत में प्रचलित बौद्ध धर्म के 4 संप्रदायों का उल्लेख किया है। सिंह चीन वापस जाते समय अपने साथ बौद्ध त्रिपिटकों की 400 प्रतियां ले गया था। तो सिंह हिंसंग के चीन लौटने के बाद भारत आया था। उसने बंगाल के ताम्रलिप्ति वर्तमान ताम्रलिप्त 3 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया था और बोध गया, नालंदा, वैशाली, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु आदि स्थानों की यात्रा की। अपनी यात्रा वृत्तांत में उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली, हर्षकालीन समाज तथा तत्कालीन भारत में प्रचलित बौद्ध धर्म के 4 संप्रदायों का उल्लेख किया। सिंह चीन वापस जाते समय अपने साथ बौद्ध त्रिपिटकों की 400 प्रतियां ले गया था। नेक्स्ट आपका मातवेलिन। तो मातवेलिन 7वीं शताब्दी में भारत आया था और इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। तो मातवेलिन 7वीं शताब्दी में इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। चाओ जुक्वा जो है 1225 से लेकर 1254 ईस्वी में आया था। चाओ जुक्वा 1225 से लेकर 1254 ईस्वी में आया था। चू फानची, तो चू फानची इसकी रचनाएं थी और इससे 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण में प्राप्त होता है। तो चाओ जुक्वा जो है 525 से लेकर 554 ईस्वी, चू फानची इससे 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 प्रस्तर युग आदि मानव जो है पढ़ेंगे। आदि मानव का जो चैप्टर है उसको कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।